हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेक अभी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हम लोग MS एक्सेल सीख रहे हैं और यह आज MS एक्सेल का 7वां क्लास है, जिसके अंदर हम सैलरी शीट बनाना सीखेंगे। और इससे पहले मैंने 6 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो भी जाकर जरूर देखें। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कंपनी में सैलरी शीट वर्क करता है और उसे हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप भी MS एक्सेल को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आपको सही पार्ट मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। इससे हमें और भी वीडियो बनाने की उत्साह मिलती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने पहले से ही सैलरी शीट तैयार करके रखा है। मैं आपको इसका डिटेल बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमने सीरियल नंबर को रखा है और यहाँ पर हमने नेम ऑफ एम्प्लॉय दिया है। फिर यहाँ पर उसका डिजिग्नेशन आ चुका है, यानी कि यहाँ पर कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पर ये वर्क करता है। ओके, यहाँ पर हमने स्टेटस रखा है। स्टेटस के अंदर हमने स्किल, सेमी स्किल और अनस्किल रखा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जिसके पास टेक्निकल स्किल होगी, जो दूसरे के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करता होगा, उसको हमने स्किल में रखा है। और सेमी स्किल जो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का काम करता होगा, डॉक्यूमेंट को देखता होगा। और अनस्किल उसको बोले हैं जो यहाँ पर जिसके पास कोई नॉलेज नहीं होगा, बस वो वर्क करता होगा, जैसे कि पियोन हो गया और वर्कर हो गया। तो इस सभी को हमने अनस्किल कैटेगरी में रखा है। अब इससे हमको फायदा ये होगी कि आगे जितना भी काम हम करने वाले हैं, हम इस बेसिस पे ही करने वाले हैं। यानी कि जो स्किल पर्सन होगा उसको हम कितना परसेंट HRA देने वाले हैं, सेमी स्किल को हम कितना परसेंट HRA मिलेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्टेटस काफी अहम भूमिका निभाती है। ओके गाइज, उसके बाद यहाँ पर हम FV निकालने वाले हैं, फिक्स्ड बेसिस। यानी कि इसका मतलब होता है कि जब कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय आता है तो उसका एक CTC बनता है। CTC मतलब होता है कि कॉस्ट टू कंपनी, यानी कि उस एम्प्लॉय के ऊपर कंपनी के पीछे कितना खर्च आने वाला है। तो वहाँ पर जो HR होता है उसका CTC तैयार करता है, फिर जाकर उसका जो फिक्स्ड बेसिस है वो हम पर डिसाइड होता है। तो यहाँ पर फिलहाल हम FV को लिख लेते हैं, जैसे कि इसको हम 30,000 देते हैं और उसके बाद यहाँ पर इसको हम 25,000 दे देते हैं और यहाँ पर इसको हम 18,000 देंगे और यहाँ पे इसको हम 12,000 और यहाँ पे इसको 10,000। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमने FV लिखा है। 30,000 इसका हो गया, 25,000 इसका हो गया, 18,000 और यहाँ पर 12,000, यहाँ पर 10,000। ये इसका सैलरी नहीं है गाइस। आपको लग रहा होगा यहाँ पे इसका नेट सैलरी है, नहीं, ये बस FV है। अब इसके बेसिस पर ही हम आगे यहाँ पे इसको निकालने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ पर PDH निकलेगा, ओवर टाइम निकलेगा, CM बेस निकलेगा, HRA निकलेगा, यहाँ पर TA निकलेगा, DA निकलेगा, ग्रोस सैलरी निकलेगा, PF PT, फिर उसके बाद नेट सैलरी। तो जो पूरी टोटल सैलरी होगी यहाँ पर नेट सैलरी के रूप में यहाँ पर शो होगी। यह अब इसका हम सैलरी को तैयार कर रहे हैं, यानी कि कैसे एम्प्लॉय को सैलरी तैयार करते हैं, वहां पर हम क्या चीज यूज करते हैं और कैसे हम वर्क कर सकते हैं। अब यहां पर हम PDH निकालेंगे। अब PDH का मतलब होता है कि पे डेज, यानी कि एक बंदा, यानी कि एक एम्प्लॉय एक महीने में कितने दिन काम किया है। अब कोई भी कंपनी है तो जरूरी नहीं है कि कोई भी कंपनी में वो एम्प्लॉय रोज ही रेगुलर है, नहीं, हो सकता है कि 2 दिन छुट्टी हो जाए, 3 दिन छुट्टी हो जाए, 4 दिन छुट्टी हो जाए। तो इस तरह से उसका पे डेज निकलता है कि यानी कि उसको जो हम पे करेंगे कितने डेज का पे करने वाले हैं। तो इसका जो पे डेज होता है वो हम निकालते हैं अटेंडेंस शीट से। जो वहां पर कंपनी में अटेंडेंस शीट बनती है वहां से हम निकालते हैं पे डेज। अच्छा, अब एक्सेल में अटेंडेंस शीट कैसे बनेगी वो भी मैं आपको आगे के पार्ट में बताने वाला हूं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे भी आपको सब कुछ मिल सके। ओके गाइस, तो पे डेज फिलहाल हम अपने मन से लिख लेते हैं। यहाँ पर 30 लिख लेते हैं। माना कि यहाँ पर हम 30 दिन का एक महीना होता है और वहाँ पर हमने इसका 30 लिखा और यहाँ पर हम 28 लिखते हैं, यहाँ पर हम 25 लिख देते हैं और यहाँ पर हम 14 लिख देते हैं और यहाँ पर हम 16 लिख देते हैं। ओके गाइस, अब PDH में यहाँ पर हमने दिया यह 30 दिन में 30 दिन काम किया, यह 30 दिन में बस 28 दिन काम किया और यह 30 दिन में बस 25 दिन काम किया और यह 14 दिन काम किया और यह यहाँ पर 16 दिन काम किया। ओके गाइस, अब यहाँ पर एक और टर्म आता है जिसका नाम है ओवर टाइम। अब ओवर टाइम का मतलब होता है कि यह कितना ओवर टाइम किया। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है, कोई भी कंपनी होती है तो उस कंपनी का जो आवर्स होता है वो फिक्स्ड होता है कि इस कंपनी में इतना जॉब आवर्स है, यानी कि आपको इतना देर वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि 6 AM to 9 PM, 7 AM to 6 PM, ऐसे हो सकता है। तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग अपना वर्किंग आवर्स होता है। अब वर्किंग आवर्स का मतलब ही होता है कि घंटे में काम करेगा, यानी कि एम्प्लॉय का आवर्स सेट होता है। अब उसमें जैसे कि मैनेजर है, ये तो 9 घंटा काम कर लिया, लेकिन हो सकता है जो इसमें और भी वर्कर्स होगा, एम्प्लॉय होगा, हो सकता है वो 2 घंटा ओवर काम किया होगा, जो प्यून होगा वो 3 घंटा ओवर काम किया होगा, जो वर्कर होगा वो 2 घंटा और एक्स्ट्रा काम किया होगा। तो उसका जो ओवर टाइम निकलता है, तो कंपनी में ओवर टाइम का भी अलग से सैलरी दी जाती है। यानी कि अगर कोई 1 घंटा काम करे तो उसको कितना सैलरी फिक्स्ड होती है। तो यहाँ पर हम ओवर टाइम को भी निकालने वाले हैं। अच्छा, ओवर टाइम का मतलब होता है कि हम यहाँ पर आवर्स में लिखेंगे और यह पीरियड यहाँ पर डेज में निकलती है। तो मैं यहाँ पर लिख भी दूँ
ये यहाँ पर डेज में है और यहाँ पर ये आवर्स में होगा। तो यहाँ पर हम ओवर टाइम को भी लिख लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि इसको हम 0 दे देते हैं, इसको हम 5 दे देते हैं, इसको हम 4, यहाँ पर इसको 3, यहाँ पर 2। ओके, इस तरह से हमने इसका ओवर टाइम भी दे दिया। यानी कि यह जो मैनेजर था यह 1 भी घंटा काम नहीं किया ओवर टाइम 1 महीने में, और यह जो है यह 5 घंटा ओवर टाइम किया है, यह 4 घंटा ओवर टाइम किया है, यह 3 घंटा ओवर टाइम किया है, यह 2 घंटा ओवर टाइम किया है। ओके गाइज, अब उसके बाद हम निकालने वाले हैं सीएम बेसिस। अब सीएम बेसिस का मतलब होता है करंट मंथ बेसिस, यानी कि 1 महीने में इसका कितना बन रहा है। यानी कि हम इसका एग्जांपल ले तो यह 1 महीने में यानी कि 30 दिन में 28 दिन काम किया और 5 घंटा ओवर टाइम भी किया, तो इसका करंट मंथ कितना हो गया वो हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो वो निकालने के लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं फॉर्मूला को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इक्वल टू टाइप करेंगे और यहाँ पर हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करने के बाद अब यहाँ पर हम जो भी काम करने वाले हैं वो हम एफ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पर एफ को सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे। एफ को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 30 से यानी कि 30 से। तो आपको न्यूमेरिकल की के अंदर यहाँ पर एक डिवाइड का सिंबल मिल जाता है 6 के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर आपको डिवाइड देने के बाद आपको 30 टाइप करना है 30। इसका क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम इसको आपको समझाते हैं। यहाँ पर जो इसकी सैलरी है 30,000, वो तो 30 दिन की है। तो इसलिए अगर हम इस सैलरी को 30 से डिवाइड करते तो हमारे पास 1 दिन का सैलरी आ जाएगा, यानी कि 1 दिन का सैलरी इसका 1000 हो गया। अब यहाँ पर 1000 सैलरी में इसने कितना दिन काम किया है, अगर इसने 30 दिन काम किया तो 30,000 बनेगी। अगर इसने 28 दिन काम किया तो उसका यहाँ पर कम बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पर इसका जो है निकलेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो एफ को यहाँ पर डिवाइड किया हमने 30 से। इससे क्या हो गया कि इसका जो है 1 दिन का सैलरी आ गया। अच्छा, 1 दिन की सैलरी आ गई, इसको हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। 1 दिन की सैलरी को हमको गुना करना है, किससे गुना करना है, पे डेज से। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे स्टार का। उसके बाद यहाँ पर हम पे डेज को सिलेक्ट करेंगे। तो F2 को यहाँ पर करेंगे सेलेक्ट, यानी कि 30 को सिलेक्ट कर लिए। ओके, अब क्या हो गया, 1 दिन का सैलरी में हमने गुना कर दिया पे डेज को, तो यानी कि इसका जो टोटल पे डेज होगा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर ओवर टाइम को भी तो जोड़ना है। अब ओवर टाइम जोड़ने का क्या मतलब होता है, अभी तो सिर्फ पे डेज आया है, यानी कि 28 दिन काम किया तो इसका 28 दिन का यहाँ पर पे डेज आ गया। लेकिन अब इसने 5 घंटा ओवर टाइम भी किया है, तो इसको भी मुझे ऐड करना है। तो इसको ऐड कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम देंगे प्लस का सिंबल। तो यहाँ पर हम प्लस का सिंबल लिखेंगे। उसके बाद प्लस का सिंबल लिखने के बाद हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम फिर से एफ को सिलेक्ट करेंगे। एफ को करेंगे सेलेक्ट इस तरह से। अब यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे इसको 30 से। तो यह क्या आ गया, फिर से हमारा 1 दिन का सैलरी आ गया, यानी कि इसमें 1 दिन का सैलरी आ गया। फिर से हम डिवाइड करेंगे 9 से। अब जैसे ही 9 से डिवाइड करेंगे, इसका क्या मतलब हुआ, अभी हम मान के चल रहे हैं कि इस कंपनी में जो वर्किंग आवर्स है वो 9 आवर्स का है। तो 9 आवर्स का मतलब हो गया कि इस कंपनी में जो काम हो रही है 9 घंटे की हो रही है। तो अगर हम 30 से डिवाइड किए तो 1 दिन की सैलरी आ गई। अगर हम इसको हम 9 से डिवाइड कर देंगे तो 1 घंटे की सैलरी आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पर इसका मतलब हो गया, यहाँ प्लस के बाद जितना भी आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि अभी 1 घंटा का सैलरी आया है। तो इसको हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे जैसे ही, तो यहाँ पर हमारा 1 घंटे की सैलरी आ गई। इसको हम मल्टीप्लाई करने वाला है किससे, तो जो इसने ओवर टाइम किया है। तो G2 को करेंगे सेलेक्ट। ओके, अब आपको समझ आ चुका होगा कि सबसे पहले हमने क्या किया, E2 डिवाइड बाय 30 किया, 1 दिन की सैलरी आ गई और इसको मल्टीप्लाई कर दिए पे डेज से। तो इसका पे डेज जो वास्तव में होगा उसकी सैलरी आ जाएगी। फिर इसमें जुड़ जाएगा, क्या जुड़ेगा, E2 को हमने डिवाइड किया 30 से, फिर हमने 9 से डिवाइड किया, यानी कि हमने पहले तो 1 दिन की सैलरी निकाली, उसको हम डिवाइड कर दिए 9 से, तो 1 घंटे की सैलरी निकल गई। फिर से हमने उसको गुना कर दिया ओवर टाइम से, तो अब बस इसका ओवर टाइम निकलेगा। तो प्लस के जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है यह तो इसका पे डेज हो गया, इसका मतलब हो गया पे डेज कितना आएगा। और प्लस के राइट साइड में जो आपको दिख रहा है इसका मतलब होगा कि इसने ओवर टाइम में कितना कमा लिया। तो इस दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो इसका जो है सीएम बेसिस यानी करंट मंथ बेसिस आराम से निकल सकता है। और यहाँ पर हम फिर से ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर बटन को प्रेस कर देंगे। फिर से हम यस करेंगे और यहाँ पर इसकी सैलरी आ चुकी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी सैलरी 30,000 आई है, क्योंकि इसने ओवर टाइम 1 भी नहीं करा है। और यहाँ पर जो इसकी परसेंटेज थी वो 30 के 30 दिन थे, इसलिए यहाँ पर इसका 30,000 आ चुका है। अब यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, एक्स्ट्रा आ चुका है। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी भी सैलरी आ चुकी है, 25,000 थी, लेकिन इसने 28 दिन ही काम किया तो वो भी माइनस हो गया। और फिर इसका 5 घंटा जो ओवर टाइम था वो भी इसमें प्लस हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ पर सबका सीएम बेसिस भी निकल चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सबका अपना अलग अलग है। अब मैं आपको इसको हम एडिट करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो सैलरी होती है, यहाँ पर हमने प्लस वाला को यहाँ पर हटा दिया, कुछ इस तरह से हटा देते हैं। अब एंटर करते हैं। अब इसकी सैलरी कितनी थी, 25,000 थी, लेकिन इसने काम किया सिर्फ 28 दिन, तो इसका सैलरी कितना आ गया, 23,333। ओके, अब अगर हम इसमें प्लस करते, यहाँ पर हम फिर से प्लस करते हैं
अब प्लस करेंगे, प्लस का सिंबल लगाएंगे, फिर से हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ से हम इसको करेंगे सेलेक्ट फिक्स बेसिस को और यहाँ पर डिवाइड करेंगे 30 यानी कि एक दिन की सैलरी आ गई, फिर से हम डिवाइड करेंगे 9 से, 1 घंटे की आ गई, इसको हम फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे इस ओवर टाइम से। अब यहाँ पर हम एंटर को जैसे ही प्रेस करेंगे तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं उसकी सैलरी में बदलाव आ चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पर सीएम बेसिस को भी निकाल सकते हैं। आई होप आपको सीएम बेसिस निकालना आ चुका होगा। अब यहाँ पर हम एचआरए निकालने वाले हैं। एचआरए का मतलब होता है कि हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि जो एम्प्लॉय रहता है उसको हम एचआरए भी देते हैं, यानी कि जो वहाँ पे रेंट रह के रहता है तो उसको रेंट के रूप में हम यहाँ पर पैसे देते हैं। तो वहाँ पर कंपनी को शो करवाना होता है कि इसको हम कितना परसेंट एचआरए दे रहे हैं। तो दरअसल जो एचआरए होता है वो डिसाइड करता है गवर्नमेंट की किसको हम कितना परसेंट एचआरए देने वाले हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर जो स्किल पर्सन होगा उसको हम कितना परसेंट देने वाले हैं, जो सेमी स्किल होगा उसको हम कितना परसेंट देने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे जो एचआरए होगा यहाँ पर किसको हम कितना परसेंट देने वाले हैं। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं, जो स्किल पर्सन रहेगा उसको हम देने वाले हैं 50% का, यहाँ पर हम परसेंटेज का सिंबल लगा लेते हैं। और यहाँ पर जो सेमी स्किल पर्सन रहेगा उसको हम देने वाले हैं 40% का, तो यहाँ पर हम 40% टाइप कर लिए। उसके बाद जो अनस्किल है, तो जो अनस्किल है उसको हम देने वाले हैं 30% का। तो हमारा कंडीशन कुछ इस तरह से आ चुका है। तो यह जो कंडीशन है यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं नेस्टेड का। तो यहाँ पर हम नेस्टेड का यूज़ करेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम एचआरए को निकालने वाले हैं। ओके गाइस, तो नेस्टेड फार्मूला हम कैसे यूज़ करते हैं हम यहाँ पर आपको पिछली वीडियो से ही बताते आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमारे पास 3 कंडीशन है, तो हमको पता है यहाँ पर 2 इफ यूज होना है, यानी कि जितना आंसर होता है उससे एक कम इफ हमको यूज करना पड़ता है। तो नेस्टेड में हम यहाँ पर इफ को यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एचआरए में जाएंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू टाइप करने के बाद यहाँ पर हम इफ लगाएंगे और यहाँ पर हम टैब बटन को प्रेस करेंगे। ओके, टैब बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम लॉजिकल टेस्ट देंगे। अब लॉजिकल टेस्ट में क्या देने वाले हैं कि अगर यहाँ पर स्टेटस में D2 में अगर D2 बराबर हो, किसके बराबर हो, यहाँ पर लिखेंगे हम डबल कोलन में स्किल, अगर यह स्किल के बराबर हो देन कोमा लगाएंगे। उसके बाद इसको हम कितना देने वाले हैं एचआरए, तो हम इसको 50% देने वाले हैं। अब यहाँ पर जो इसको हम 50% देंगे वो हम किस पर देने वाले हैं, तो वो हम एफवी पर देने वाले हैं, यानी कि फिक्स बेसिस पर इसको देने वाले हैं। तो यहाँ पर करेंगे E2 को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पर हम 50 लिखेंगे और शिफ्ट के साथ यहाँ पर 5 को प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा परसेंटेज का सिंबल आ जाएगा। ओके गाइस, अब यहाँ पर मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। यहाँ पर हमने कहा अगर D2 के अंदर यानी कि स्टेटस के अंदर अगर स्किल पर्सन रहता है तो उसको हम E2 में यानी कि FV के ऊपर हम 50% का एचआरए देने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पर फिर से हम कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद यहाँ पर क्योंकि नेस्टेड का यूज कर रहे हैं तो फिर से हम कोमा लगाएंगे और यहाँ पर हम इफ टाइप करेंगे। इफ को टाइप करने के बाद फिर से हम टैब को प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम फिर से सेलेक्ट करने वाले हैं D2 को, यानी कि इस बार अगर D2 की वैल्यू स्किल ना हो, अगर D2 की वैल्यू स्किल ना हो तो अगर इसकी वैल्यू सेमी स्किल हो तो यहाँ पर हम फिर से इज इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे सेमी स्किल। ओके, सेमी स्किल लिखने के बाद जस्ट आपको डबल कोलन लगाना है, क्योंकि आपको पता है कि फॉर्मूला के अंदर जब भी हम टेक्स्ट लिखते हैं तो हम उसको हम डबल कोलन में लिखते हैं और नंबर को हम सिंपल लिखते हैं। ओके गाइज, अगर यहाँ पर इसके अंदर सेमी स्किल हो तो कोमा, यानी कि यहाँ पर फिर हम क्या देने वाले हैं, वैल्यू ऑफ ट्रू आ चुका है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ ट्रू। तो वैल्यू ऑफ ट्रू अगर ये बात सत्य होती है तो इसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पर इसका जो परसेंटेज निकालेंगे एफवी पर, तो फिर से हम सेलेक्ट करेंगे E2 को। तो E2 पे इसका फिर हम मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे और यहाँ पर हम 50% की जगह यहाँ पर देंगे 40% इस बार। तो यहाँ पर हम 40 और शिफ्ट के साथ 5 को प्रेस कर देंगे। ओके गाइस, तो अब यहाँ पर फिर से आ चुका है कि D2 अगर सेमी स्किल हो तो E2 के ऊपर उसको 40% का एचआरए आ जाए। तो आप गौर से देखेंगे तो ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है, बस 2 जगह बदलाव हुई है। फर्स्ट तो यहाँ पर स्किल की जगह सेमी स्किल आ चुका है, सेकेंड चीज़ यहाँ पर जो 50 था उसकी जगह 40 आ चुका है। अब इसके बाद आप चाहे तो फिर से लिख सकते हैं इफ D2 इज इक्वल टू अनस्किल, फिर यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, लेकिन उतना लंबा टाइप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास अब लास्ट एक ही बचा है। तो अगर यह चीज़ ना हो तो यहाँ पर फिर से हम कोमा लगाएंगे और यहाँ पर आ चुका है वैल्यू इफ फॉल्स। अगर यह चीज़ मैच ना करे, अगर इसके अंदर ना ही स्किल हो ना ही सेमी स्किल हो, तो जो बचेगा अनस्किल ही होगा। तो जो बच जाएगा उसके ऊपर हम देने वाले हैं 30% का। तो हम क्या कहेंगे E2 के ऊपर इसके ऊपर लग जाए कितना, मल्टीप्लाई बाय
30 और शिफ्ट के साथ हम परसेंटेज को यहाँ पर इंसर्ट करवा लेंगे। ओके, अब यहाँ पर मेरा पूरा फॉर्मूला तैयार हो चुका है। मैं आपको लास्ट बार यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमने D2 में यहाँ पर कहा D2 इज इक्वल टू स्किल। अगर इसके अंदर स्किल हो तो यहाँ पर इसका 50% का HRA आ जाए। अगर इसके अंदर सेमी स्किल हो तो यहाँ पर 40% का आ जाए। अगर बाई चांस इसके अंदर ना ही स्किल हो और ना ही सेमी स्किल हो तो वहाँ पर जो भी बातें बच जाए, जो भी वैल्यू आए, उसके ऊपर हम 30% का लगाने वाला है। और हमें यह बात पता है कि इसके अलावा जो भी है वो सिर्फ अनस्किल है, तो अनस्किल के ऊपर हमें 30% का HRA देने वाला हूँ। फिर से यहाँ पर हम दो ब्रैकेट को बंद कर देंगे कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर ब्लैक आ चुका है, यानी कि ब्रैकेट पूर्णतः बंद हो चुका है। ओके, अब यहाँ पर हम एंटर को जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारा इसका HRA आ जाएगा। यहाँ पर इसका HRA कितना आया है? 15,000 आया है। 15,000 क्यों आया? क्योंकि 30,000 का 50% कितना होता है? 15,000, यानी कि 30,000 का आधा 15,000 हो गया। अब यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे और सबका HRA यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर ये अनस्किल था तो यहाँ पर इसका 30% आ चुका है। 10,000 का 30% 3,000 होता है, और यहाँ पर 12,000 का यहाँ पर आ चुका है, इसका भी 30% ही आया है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका हम HRA निकाल सकते हैं। तो आई होप यहाँ पर आप HRA भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, क्योंकि यह पार्ट अब यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब इसके बाद का जो भी प्रोसेस है यहाँ पर हम TA, DA, ग्रोस सैलरी वो सभी हम आगे के पार्ट में निकालने वाले हैं। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आगे जो वीडियो आए आपको यहाँ पर सबसे पहले मिल सके। तो आई होप यहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, इससे हमें और भी वीडियो बनाने की उत्साह मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आगे आपको सभी पार्ट मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।